2017 का एक पेपर है लाइफ साइंस का, 2017 का, उसका जो शॉर्ट क्वेश्चन, जो ग्रुप ए का जो क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, देख लो यहाँ, राइट द आंसर्स इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर फॉर ईच क्वेश्चन विद रिस्पेक्टिव ऑफ सीरियल नंबर। आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस में आंसर को लिखना है। तो इसमें जान लो कि मान लो कि कंप्लीट मतलब ये पूरा सेंटेंस सिर्फ आंसर ही लिखने से नहीं होगा, इसका कंप्लीट सेंटेंस में आंसर लिखना है। ये भूल करते हो तुम लोग, देख लो यहाँ क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए कंप्लीट का मतलब क्या होता है, मान लो कि 1.1 का जो आंसर है, ये जो मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन जो हम लोग कर रहे हैं MCQ का, उसमें जो 4 ऑप्शंस में से किसी एक को तुम लोग ए लिख देते हो या फिर बी का उतार दोगे सिस्मोनिस्टी, ऐसे करने से नहीं होगा, पूरा कंप्लीट सेंटेंस लिखना होगा, क्योंकि यहाँ लिख ही दिया राइट द आंसर इन कंप्लीट सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट। यानी कि मान लो कि 1.1 सम फ्लावर्स ओपन आफ्टर सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ फूल होते हैं जो सूरज उगने के बाद और खिलते हैं, और क्लोज आफ्टर सनसेट, जब सूर्य अस्त होता है तो क्लोज कर जाते हैं, बंद हो जाते हैं कुछ फूल। तो इसको कहते हैं फोटोनेस्टी, सिस्मोनेस्टी, केमोनेस्टी। तो इसका सही आंसर होगा फोटोनेस्टी। तो इसका हम लोग सही आंसर हम लोग मारेंगे फोटोनेस्टी। तो पूरा आंसर लिखेंगे कि सम फ्लावर्स ओपन आफ्टर सनराइज एंड क्लोज आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। नेक्स्ट हम लोग करते हैं सिस्मोनेस्टी। क्या है सिस्मोनेस्टी? टच के कारण होता है, स्पर्श के कारण छुई मुई का पौधा तुम लोग देखते हो, उसमें गति होती है स्पर्श करने के कारण। केमोनेस्टी कोई रसायन के कारण, कोई मैलिक एसिड, कोई भी रासायनिक के कारण गति होती है पौधों में। और थर्मोनेस्टी, थर्मो मतलब होता है हीट के कारण गति होती है। तो ये मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिया इसलिए ताकि क्वेश्चंस किसी भी तरह के आए तुम लोग परीक्षा में लिख पाओगे। तो इसका सही आंसर फोटोनेस्टी। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ए पर्सन अफेक्टेड विद डायबिटीज़ मिलिटस। डायबिटीज़ मिलिटस रोग जो होता है उसको हम लोग शुगर की बीमारी कहते हैं, डायबिटीज़। इज़ अनेबल टू सीक्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इन एडिक्वेट क्वांटिटी। जिस व्यक्ति को ये डायबिटीज मिलिटस हुआ है, ये शुगर की बीमारी, वो कौन सा हार्मोन को बॉडी में सीक्रेट, उसके बॉडी से ये बनता नहीं है, सीक्रेट नहीं करता, यानी कि स्रावित नहीं होता कौन सा हार्मोन। एडिक्वेट क्वांटिटी मतलब सही परिमाण में कौन सा हार्मोन उसके बॉडी से स्रावित नहीं होते हैं। तो देख लो एड्रेनालिन है, ये पता है एड्रेनालिन जो है, ये जो है हमारा ये आपातकालीन हार्मोन है। ये है तुम्हारा फियर, फाइट एंड फ्लाइट में ये काम आता है, डर हो, भय हो, साहस जुगाने के लिए। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलती है, गले से। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये पुरुष का हार्मोन है जो टेस्टिस से निकलता है। और इंसुलिन पैंक्रियास से निकलने वाला हार्मोन है जो डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। तो इसका सही आंसर होगा कि द पार्ट ह्यूमन ब्रेन एसोसिएट विद कंट्रोलिंग बॉडी टेम्परेचर। यहाँ पर कौन सा पार्ट है जो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? तो ये समझ रहे हो, हमारा बॉडी को टेम्परेचर करने वाले थैलामस, सेरिबेलम, हाइपोथैलामस, मिडला ऑब्लांगाटा, ये सब ब्रेन का पार्ट्स है। सेरिबेलम जो है ये भी एक बड़ा पार्ट है जो पश्च ब्रेन में पाया जाता है, ये खास करके संतुलन करता है बॉडी का। और हाइपोथैलामस जो पार्ट है वो हमारे बॉडी को, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वो है हाइपोथैलामस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि यू हैव ऑब्जर्व्ड द सेपरेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स एट 1 स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। आप लोग पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, माइटोसिस पढ़े हो। माइटोसिस तुम लोग पढ़े हो कि एक कोशिका में बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं जो सूते के समान रचना में होते हैं। एक कोशिका के अंदर केंद्रक है, केंद्रक में जो है ये क्रोमैटिन होता है, और इसके ऊपर सेंट्रोसोम होता है। अगर हम लोग एक एनिमल सेल को होकर पकड़ते हैं तो प्रोफेज के समय क्या होता है? प्रोफेज के समय ये जो है न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली गायब हो जाती है, इसके अंदर जो न्यूक्लियोलस होता है वो गायब हो जाता है, और प्रोफेज के समय ये सब गायब हो जाता है। और ये सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रियोल होता है वो मूव करने लगता है, ये प्रोफेज स्टेज में होता है। यानी कि ये जो क्रोमैटिन होता है ये सूता जो है बाहर चला आता है, और ये जो मूव करने लगता है 2
क्रोमेटिड्स जो है ये जो है सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम के अंदर 2 सेंट्रियोल होता है, वो मूव करके दोनों तरफ से 2 पोल का निर्माण करता है। ये प्रोफेज स्टेज में होता है। मेटाफेज में क्या होता है, प्रोफेज के बाद में जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमोजोम जो है छोटा हो जाता है, मोटा हो जाता है, इसी स्टेज में एक्चुअली हो जाता है। और ये जो है सज जाता है, ये मान लो 4 क्रोमोजोम है तो चारों क्रोमोजोम जो है आके सज जाता है इक्वेटर के ऊपर में, ये होता है मेटाफेज के अवस्था में। और एनाफेज में क्या होता है कि ये दोनों जब 2 पोल बन जाते हैं तो दोनों पोल से ये 2 ध्रुव जो बनता है यहाँ पर, और ये एनाफेज अवस्था में क्या करता है कि उसको एक थ्रेड के द्वारा इसको अपनी तरफ खींचने लगता है। जो फाइबर बनता है स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर जाता है, क्रोमोजोमल स्पिंडल फाइबर कहते हैं। अटैच करने के बाद में ये जो 2 क्रोमेटिड्स होता है, ये दोनों क्रोमेटिड्स को एक इधर खींच के ले जाता है, आधा उधर खींच के ले जाता है। तो ये एनाफेज अवस्था में होता है। और एनाफेज स्टेज में जो है ये दोनों क्रोमोजोम जो है आधा आधा होकर बट, और लास्ट स्टेज में क्या होता है कि देखा जाता है कि चारों क्रोमोजोम यहाँ पहुँच जाता है और चारों क्रोमोजोम यहाँ पहुँच जाता है, ये होता है टेलोफेज अवस्था में। और फिर से ये झिल्ली आ जाता है, न्यूक्लियर झिल्ली, न्यूक्लियस फिर से आ जाता है। तो ये तुम बता सकते हो कि प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, और ये यू हैव ऑब्जर्व द सेपरेशन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड एट 1 स्टेज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन। सेपरेशन 2 क्रोमेटिड्स जो होता है, एक क्रोमोजोम जो है 2 क्रोमेटिड से मिलकर बना आता है और ये दोनों सेपरेट होने लगता है, वो फेज है एनाफेज स्टेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्ट। करेक्ट कौन है? देखो, बर्डिंग होता है ईस्ट में, फ्रेगमेंटेशन होता है अर्थवर्म में, स्पोर फॉर्मेशन होता है अमीबा में, और रीजनरेशन होता है ड्राइप्टोरिस में। ये इस तरह का। तो देखो, बर्डिंग की अगर बात करें तो अगर एक हम ईस्ट का अगर फोटो बनाते हैं तो ईस्ट के बॉडी में तुम लोग पढ़े हो कि इस तरह से एक बड बनता है, कली बनती है, इसका बॉडी का आउटग्रोथ होता है। बॉडी का आउटग्रोथ होता है ये बड बनना, कली बनने की क्रिया को बर्डिंग कहते हैं। और ये बड फिर यहाँ से टूट के नीचे गिर जाता है, फिर उससे नया ईस्ट का निर्माण हो जाता है। तो ये बर्डिंग इज द करेक्ट आंसर। बर्डिंग इज द करेक्ट। ऐसे फ्रेगमेंटेशन अगर देखें हम लोग अर्थवॉर्म में, तो अर्थवॉर्म में फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। एलिमिनेशन प्रोसेस में भी कर सकते हैं तुम लोग अगर नहीं जानते हो तो। फ्रेगमेंटेशन क्या है? अर्थवॉर्म में जो केचुआ होता है उसका बॉडी टूट करके, एक केचुआ है उसका बॉडी को तुम लोग देखे होगे कट के 2-3 टुकड़ा में बट गया और प्रत्येक टुकड़ा जो है फिर से जीव बना लिया। फ्रेगमेंटेशन ऐसा नहीं होता है। स्पोर फॉर्मेशन अमीबा में नहीं होता, क्योंकि अमीबा में तुम लोग पढ़े हो आमाइटोसिस के द्वारा एक कोशिका जो है बीचे बीच डिवाइड होकर के 2 कोशिका का निर्माण करता है आमाइटोसिस के द्वारा। और रीजनरेशन जो होता है ये डायप्टोरियम फॉर्म में स्पर्म के द्वारा, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा होता है, रीजनरेशन द्वारा नहीं होता। इसका सही आंसर बर्डिंग हो गया। देखो, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि विच फेज ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तुम लोग पता है कि हमारे एक जो मनुष्य का जीवन काल होता है वो 4 स्टेज में पूरा होता है। चाइल्ड एक बच्चा जन्म लेता है तो इन्फेंसी स्टेज से गुजरता है, इन्फेंसी स्टेज होता है, शैशव काल इसको कहते हैं। फिर जो है थोड़ा और बड़ा होता है तो चाइल्डहुड कहते हैं, चाइल्डहुड यानी कि बचपन अवस्था। फिर 11 साल से 18-19 साल तक एडोलेसेंस फेज़ में चलता है, और फिर उसके बाद में लेट एडल्टहुड फेज़ होता है, और फिर जो है एडल्ट बन जाता है 18, पता है 21 साल के बाद में फिर एडल्ट हुड में। ऐसे तो 18 साल के बाद ही एडल्ट बोलते हैं, लेकिन लेट एडल्टहुड कहते हैं। और 21 साल के बाद में जो एडल्टहुड यानी वयस्क हो जाता है, फिर उसके बाद में बुढ़ापा अवस्था आता है। ऐसे कई स्टेज से एक मनुष्य का जीवन गुजरता है। तो क्वेश्चन है कि विच फेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द मैच्योरिटी ऑफ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। कौन सी अवस्था में जो है हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, प्रजनन अंग है, जैसे कि आपका प्रजनन अंग होता है, टेस्टिस होता है पुरुष में, और ओवरी अंडाशय होता है स्त्री में। तो ये कौन सा स्टेज में जो है ये मैच्योरिटी को प्राप्त करता है, यानी कि मैच्योर्ड हो जाता है? तो वह स्टेज होगा एडोलेसेंट स्टेज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स इन पी प्लांट इज रिसेसिव। आप लोग को पता है कि 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं पौधों में। जो मटर का पौधा लेकर के जो खोज किया था मेंडल ने,
उसमें आप लोग क्रॉस किए होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, आप इस तरह से क्रॉस देखे होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो इसमें क्या था, ये डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये रिसेसिव कैरेक्टर था। ऐसे 7 जोड़ा टॉल एंड रिसेसिव कैरेक्टर को लेकर, यानी कि प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण जो एक्सप्रेस करता है, दोनों जब साथ रहता है तो मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ आ गया तो ये प्रभावी लक्षण है, तो ये एक्सप्रेस करेगा और ये दब जाएगा, तो ये पौधा लंबा दिखेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें 7 जोड़े जो है, जो लक्षण जिसको लेकर के वो काम किया था उसको जानना होगा, रिसेसिव एंड कैरेक्टर। तो इसमें जो रिंकल्ड सीड जो है, एक झुर्रीदार जो सीड है, ये जो है कैरेक्टर होगा रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। क्योंकि इसके साथ में आप लोग पढ़े होंगे कि राउंड और रिंकल्ड, तो ये राउंड हो गया प्रभावी लक्षण और रिंकल्ड हो गया अप्रभावी लक्षण। गोल मटर और झुर्रीदार मटर, माने मटर का जो स्किन होगा ऊपर झुर्रीदार होगा, संकुचित होगा, तो ये एक अप्रभावी लक्षण। येलो कलर तो प्रभावी है, पर्पल कलर प्रभावी है, एक्सेल फ्लावर प्रभावी है, यानी कि डोमिनेंट है ये हो गया। ये खोजना था हमको, रिसेसिव कैरेक्टर खोज लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम पी प्लांट हैविंग ए गैमेटोफाइट जेनोटाइप। ये देखो, तुम डाइहाइब्रिड क्रॉस हम लोग जो पढ़ाए थे तो उसमें तुम लोगों को बताया गया था YYRR गैमेट जेनोटाइप है, कैपिटल Y स्मॉल y और कैपिटल RR, ये एक जेनोटाइप है। हाइब्रिड संकर येलो राउंड, यानी कि पीला गोल बीज वाला पौधा प्राप्त होता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के F1 जनरेशन में, जो मेंडल ने किया था। तो इसी से कितने तरह के गैमेट्स हम लोग निकाले थे, आपको याद होगा, ये हम लोग जब पढ़े थे तो 4 तरह का गैमेट्स निकला था। देखो, Y के साथ एक बार R का गुना होगा तो कैपिटल Y कैपिटल R, इस कैपिटल Y के साथ स्मॉल r का गुना होगा तो ये हो गया, फिर स्मॉल y के साथ इसके साथ गुना होगा कैपिटल R का, फिर स्मॉल y के साथ स्मॉल r का। तो ये 4 तरह का गैमेट्स अगर बनाने बोले तो इसलिए मैं बता दिया, ताकि अगर परीक्षा में बनाने के लिए बोलता है 1 नंबर का, ये तो ऑप्शन है, 4 आंसर मार देने से तुम्हारा सही आंसर होगा। अगर परीक्षा में बनाने भी अगर बोल दिया तो इसका आंसर सही क्या मारोगे, 4 मारोगे। तो मैं टोटल मैं समझा दे रहा हूँ, इसलिए टाइम लग रहा है कि तुम लोग को टाइम वेस्ट हो रहा है, कि ये वेस्टिंग मत समझो, क्योंकि ये किसी भी तरह का सवाल अगर तुम्हारे साथ आता है तुम्हारे पास तो सभी तरह के सवाल को सॉल्व कर पाओगे तुम लोग। 1.9 द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेमोफिलिक गर्ल चिल्ड्रेन बोर्न टू ए हेमोफिलिया कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर। देखो, ये चीज़ बताना ज़रूरी है तुम लोग को। मान लो कि एक फादर है और मदर के बीच क्रॉस होता है, यानी कि शादी होती है, शादी होने के बाद में क्रॉस होता है और एक बच्चे संतान उत्पन्न होती है, ये पता है तुम लोगों को। तो फादर क्या बोल रहे, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ हीमोफिलिक गर्ल चिल्ड्रेन बोर्न टू बी हीमोफिलिया कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर। क्वेश्चन क्या हुआ कि संभावना हीमोफिलिक गर्ल यानी हीमोफिलिया वाला लड़की जन्म लेने का संभावना कितना अधिक है, कितना है। यदि हीमोफिलिक कैरियर मदर, माँ जो होगी, मान लो कि माँ के पास एक्सेस होता है और पापा के पास में होता है XY, ठीक है, तो ये कैरियर है। कैरियर है का मतलब है कि मान लो कि जो हेमोफिलिया H को द्वारा दिखाते हैं, H जो है 1 पे है तो कैरियर होगा, दोनों हो जाएगा तो हेमोफिलिक हो जाएगा। देखो, ये रिसेसिव कैरेक्टर है और इसको कहते हैं होमोलोगस रिसेसिव कैरेक्टर। अगर दोनों पे H आता है, हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आता है, हीमोफिलिक में इसमें भी डिफेक्ट आता है, तब ये मदर हीमोफिलिक होगी। लेकिन एक ही पर हीमोग्लोबिन का जो कैरेक्टर करेक्ट करने वाला जो जीन एबनॉर्मल हो गया है, तो ये कैरियर, ये माँ कैसी है, कैरियर है। और फादर कैसा है, नॉर्मल है। हीमोफिलिक कैरियर मदर, देखो कैरियर मदर है, एंड नॉर्मल फादर, यानी फादर में कोई जीन नहीं है, यानी कि नॉर्मल है, XY है। तो इसमें बोल रहा है कि जो बच्चा जन्म लेगा लड़की, उसमें हीमोफिलिया होने का संभावना कितना। चलो हम लोग क्रॉस कराते हैं। एक बार इसके साथ इसका क्रॉस होगा तो XX हुआ, और इसके साथ इसका क्रॉस होगा तो XX हुआ। उसी तरह से एक बार Y के साथ इसका क्रॉस करेंगे तो XY होगा, और Y के साथ इसका क्रॉस करेंगे तो XH और Y हुआ। तो देखो, इसमें देखो, ये लड़की हुई और ये एक लड़की हुई, तो ये लड़की जो दोनों हुई उसमें इसमें बोल रहे हैं कि हीमोफिलिक लड़की होने की संभावना क्या है, ये तो नॉर्मल हो गई गर्ल, और ये लड़की जो हो गई तो ये कैरियर हो गई,
क्योंकि ये भी हेमोफीलिया नहीं हुआ, माँ की तरह हुई, क्योंकि इस पर भी अगर एच आ जाता तब ये हेमोफिलिक हो जाती। तो पूछ रहा है कि हेमोफिलिक होने की संभावना कितना है, तो देखो एक को हुआ क्या, एक भी हुआ क्या, नहीं हुआ, तो 0% होगा। तो आंसर क्या मारोगे, 0%। तो द गैस विच वॉज एब्सेंट इन द एनवायरमेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये ऑपरिन का ऑपरिन का तुम लोग सिद्धांत पढ़े थे कि पृथ्वी पर जो है कैसे करके सूरज का टुकड़ा टूट के जब गिरा तो किस तरह से इस पृथ्वी पर धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, बारिश हुई, भाप बन के पानी गया, बारिश हुई, सागर समुद्र बने और समुद्र में ही प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो समुद्र में पहले पहले जो हाइड्रोजन, ये तुम लोग पढ़े थे, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सारे गैस वगैरह, ये सब चीज़ एलिमेंट्स जो है शुरू में ये देखने को मिले थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिला था। द गैस विच वाज एब्सेंट इन द एनवायरनमेंट ड्यूरिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जब ओरिजिन उत्पत्ति हो रही थी तो उस समय ऑक्सीजन गैस की अभाव था। नेक्स्ट है कि द फीचर ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज, पता है ऑर्गन दो तरह के होते हैं, एक एनालॉगस ऑर्गन, इवोल्यूशन चैप्टर में तुम लोग पढ़े होगे, इवोल्यूशन क्रम विकास होता गया, जीव भी उत्पत्ति हुई और जीव उत्पत्ति के बाद जीवों के क्रम से विकास होते गए, नए नए अंग, नए नए ऑर्गन विकसित हो गए और नए जीव की उत्पत्ति होने लगी। ये इवोल्यूशन के कारण नए ओरिजिन ऑफ, ये डार्विन का सिद्धांत भी तुम लोग पढ़े हो, लैमार्क का सिद्धांत पढ़े हो। तो एनालॉगस ऑर्गन में क्या हुआ, एनालॉगस ऑर्गन जो होगा, एक होमोलॉगस ऑर्गन है, होमोलॉगस, होमो मीन्स सेम होगा, क्या सेम होगा, स्ट्रक्चर और ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। अगर अंगों का, सजीवों के अंगों का आकृति और ओरिजिन दोनों सेम है तो होमोलॉगस होगा, और ये स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन, कार्य अलग होगा, कार्य अलग होगा तो होमोलॉगस। जैसे कि अगर मान लो कि मनुष्य का हाथ, घोड़ा का दोनों पैर और पंछी का दोनों पंख, देखो तीनों, ये देखो तीनों का कार्य अलग है ना, कार्य अलग, लेकिन स्ट्रक्चर अगर देखोगे तीनों का तो हाथ की, जैसे हम लोग हाथ में हड्डी है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये तीनों में उस तरह से स्ट्रक्चर ओरिजिन एक ही मिलेगा तो होमोलॉगस हो गया। और इसका उल्टा होगा एनालॉगस। एनालॉगस में क्या होगा कि स्ट्रक्चर ओरिजिन अलग होगा लेकिन कार्य सेम होगा। जैसे तुम लोग देख लो, अगर हम लोग बटरफ्लाई बनाते हैं, बटरफ्लाई, या फिर बर्ड्स को अगर ले लो, पंछी, या फिर तुम बैट को ले लो, तो तीनों का अगर पंख हम लोग देखेंगे तो तीनों का पंख का कार्य एक ही है, लेकिन इसकी आकृति, रचना और उन में अंतर है। क्योंकि इसका पंख अगर देखोगे और इसका पंख और बैट का पंख और ये पंछी का पंख, तीनों में अंतर होगा स्ट्रक्चर ओरिजिन में, इसको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो सही होगा, डिफरेंट इन ओरिजिन बट फंक्शन आर सेम, फंक्शन आर सेम। अभी देखिए इसमें तीनों का फंक्शन सेम है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है। देखो, विच फॉलोइंग अब्जॉर्ब्स द गैस ऑफ स्विम ब्लॉडर इन द बॉनी फिशेस। इस बॉनी फिशेस में एक स्ट्रक्चर होता है रेटिया मिराबिलाविया, उसके अंदर में क्या होता है कि ये गैस जो बनता है स्विम ब्लडर में उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स द गैस ऑफ स्विम ब्लडर। पता है स्विम ब्लडर में गैसेस रहती हैं और गैस क्या करता है, वो गैस भरा रहता है, इसका हल्का होता है बॉडी और पानी में तैरने में मदद करता है, और एक्स्ट्रा गैस को रेटिया मिराबिलिया जो स्ट्रक्चर होता है, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी एंड वेन। रेटाबिलिया जो होता है आर्टरी, धमनी और सीरा के मिलने से, आर्टरी एंड वेन के मिलने से कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको रेटिया मिराबिलिया कहते हैं, और ये स्विम ब्लडर से जो गैस को एब्जॉर्ब करके उसके बॉडी में गैस की मात्रा को मेंटेन करता है, बॉडी का बैलेंस बना के रखता है। ये हो गया, 13 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल सीडोमोनासी एसिडिबिट। अब तुम लोग को नाइट्रोजन साइकिल में तुम लोग, मैं एक बार बता देता हूँ कि तुम लोग नाइट्रोजन साइकिल का मतलब क्या होता है। तुम लोग पता है कि 78% नाइट्रोजन जो होता है, 78% जो है वातावरण में नाइट्रोजन है, वातावरण में, इन्वायरमेंट में 78%, लेकिन इसको मिट्टी में लाना होगा क्योंकि मिट्टी, ये नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। हमारा बॉडी में जितना भी प्रोटीन है, बिना प्रोटीन का बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता। तो ये नाइट्रोजन हमारे ये लाना है नीचे में, तो अधिकतर नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होता है, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। अच्छा, कुछ तो फ्री लिविंग बैक्टीरिया कुछ होता है, जैसे एजोटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सिम्बियोसिस के रूप में रहते हैं, मटर, दाल जाति के पौधे के में तुम लोग पढ़े हुए राइजोबियम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुम लोग जान के रखो। इस बैक्टीरिया का नाम राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो मटर का जो पौधा होता है, मटर का जो पौधा होता है,
मटर के पौधे के जो जड़ होते हैं, जड़ के जो गांठें होती हैं, उस गांठ में ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया होता है। सिम्बियोसिस कहते हैं इस क्रिया को। सहजीवी होते हैं ये, और ये नाइट्रोजन को डायरेक्ट जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसको कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। मिट्टी में जब नाइट्रोजन आ जाता है तो ये नाइट्रोजन फिर क्या होता है, अमोनिया में भी बदल जाता है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके, हाइड्रोजन के साथ मिट्टी में पानी है, पता है मिट्टी में पानी है, पानी के साथ रिएक्शन करके अमोनिया में बदलता है। एमोनिफिकेशन कहते हैं इस क्रिया को, कहते हैं एमोनिफिकेशन। फिर अमोनिया जो है फिर NO2 में बदलता है, और NO2 जो है फिर NO3 में बदलता है। तो अमोनिया को NO2 और NO3 में बदलने के, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में बदलने के कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये जान लो तुम लोग इसको। नाइट्रिफिकेशन में कुछ बैक्टीरिया काम में आते हैं, जैसे इसका नाम है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। ये बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में और नाइट्रेट में बदल देते हैं। फिर यही जो नाइट्रेट है ये मिट्टी से पौधे अवशोषित करते हैं और पौधों में जाता है, और पौधे अपने फल फूल साग सब्जी बनाते हैं, फिर हम लोग खाते हैं। इससे नाइट्रोजन का चक्र चलता रहता है, और अल्टीमेटली सब बॉडी डेड हो जाता है। डेड होने के बाद में नाइट्रेट जो बनता है मिट्टी में मिलने के बाद में, ये नाइट्रेट को फिर से हवा में भेज देता है एक बैक्टीरिया। इसको तोड़ करके नाइट्रोजन को गैस के रूप में बाहर निकालने की क्षमता रखता है एक बैक्टीरिया, जिसका नाम है, अभी जो क्वेश्चन में तुम लोग को दिया गया है उसका नाम है सीडोमोनस। जो जिसका आंसर तुम लोग लिखोगे कि सीडोमोनस क्या काम करता है, इसको कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस को अलग करके, ये जो मूलक के रूप में पानी में है, मिट्टी में है, इसको नाइट्रोजन को बाहर करके नाइट्रोजन गैस के रूप में हवा में फिर से चला जाएगा। और देखो ये नाइट्रोजन चक्र कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा और ये नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन करने का काम करता है जो बैक्टीरिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम लोग जान गए, सीडोमोनस करता है डीनाइट्रिफिकेशन। अच्छा देखो इसमें कितने सारे क्वेश्चंस जान गए तुम लोग। अम्निफिकेशन जान गए, नाइट्रिफिकेशन कौन करता है बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोकोकस ये भी जान गए, नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन तो जान ही गए। तो इस तरह से टोटल तुम लोग जितने भी तरह के शॉर्ट क्वेश्चन आने की संभावना है सभी तुम लोग कर पाओगे। इस तरह से मैं समझा दे रहा हूँ। और देखो 1.14 एक क्वेश्चन है कि 1 इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। तो देखो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एरिया किसको कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी तुम लोग जानते हो कि जीव जंतुओं, कई किस्म के जीव जंतुओं की जब अधिकतम संख्या, विभिन्न किस्म के जीव जंतुओं की जो संख्या होती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और ये अधिक मात्रा में कहीं कहीं पाए जाते हैं, उनका घनत्व अधिक होता है, तो उसको हॉटस्पॉट्स एरिया कहते हैं। और हिमालय का जो ईस्टर्न हिमालय में है, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इंडेंजर्ड हो गए हैं कुछ स्पीसीज, मैंने खतरे के निशान पे आ गए हैं, संख्या कम हो गई है। तो इसका एक मैं चार्ट भी मैं दे दूंगा, चार्ट भी तुम लोग देख लोगे, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, चार्ट देख लोगे कि कौन कौन ऐसे जीव हैं जो इंडेंजर्ड हैं। और इसमें से एक आंसर तो मैं यहाँ पर है जो बता दे रहा हूँ, रेड पांडा। इसके अलावा भी बहुत सारे जीव हैं जो इंडेंजर्ड है, इसको जान लो, क्योंकि और भी रेड पांडा की जगह कोई और क्वेश्चन भी दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन से हम पढ़ते हैं, द डिजीजेज एसोसिएटेड विद एयर पॉल्यूशन आर। अब देखो एयर पॉल्यूशन से अगर संबंधित बात करें हम लोग, तो डायरिया, टाइफाइड, हेपाटाइटिस, ये एयर पॉल्यूशन से तो होता नहीं है। ये पानी के, डायरिया पानी के साथ पीते हैं, बैक्टीरिया आ जाता है। और हेपाटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, डिफनेस, ये जो डिफनेस मतलब कान का बहरा होना, ये तो एयर पॉल्यूशन से होगा नहीं। और सी ब्रोंकाइटिस, एजमा, लंग कैंसर, ये होगा तुम्हारा। कर सकते हैं ये तुम लोग 4 ऑप्शंस वाले क्वेश्चन जो एलिमिनेशन प्रोसेस से इजी तरीके से तुम लोग कर सकते हो, बशर्ते तुम्हारा नॉलेज का डेप्थ थोड़ा ज़्यादा हो। तो पोलियो वायरस है इसका नाम, मलेरिया भी एक प्रोटोजुआ से होता है जिसका नाम है तुम लोग जानते होंगे प्लाज्मोडियम। तो ये इस तरह से ये तो एयर पोल्यूशन से होगा नहीं, तो अल्टीमेटली सब में कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा है। लेकिन इसमें देखो ब्रोंकाइटिस, ये जो फेफड़े का जो ऊपर वाला हिस्सा है जाम हो जाता है, एजमा दमा हो जाता है, लंग का कैंसर, तो ये अगर लंग का कैंसर भी एयर पोल्यूशन से हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हवा के साथ हम लोग सिगरेट, बीड़ी वगैरह, निकोटीन वगैरह हम लोग लेते हैं तो लंग कैंसर होता है, यानी एयर पोल्यूशन 1.5 एच। तो बच्चों चलो आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और ये
अच्छी तरह से तुम लोग ये क्लासेस मैंने टाइम लेके इसलिए कराया कि तुम लोग किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो सभी तरह के क्वेश्चंस तुम लोग सॉल्व कर पाओगे। तो अभी तक जो भी नए बच्चे आए हो, हमारे वीडियो को विजिट कर रहे हो, हमारे चैनल को, तो सभी से मैं आग्रह करूँगा कि इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको मिलता रहे। और इस तरह से बहुत ही मेहनत करके मैं आप लोगों को ऐसा तैयार करना चाहूँगा बायोलॉजी में कि जा कर के आप लोग नीट का तैयारी भी अगर करना चाहेंगे, डॉक्टरी लाइन में जाना चाहेंगे, या फिर किसी तरह के जो बायोलॉजिकल में बहुत सारा एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी लेकर बहुत सारे बच्चे पीसीबी लेके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर पढ़ते हैं, सभी की तैयारी को मैं बेस अच्छी तरह से कर दूँगा। तो लाइक भी करें और सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारे आपका अपना चैनल है। तो चलो बच्चों, आज हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी